हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील तकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पे हम दो बातें करेंगे। एक बात यह है कि वेटिंग लिस्ट कैसे जाने, यानी कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी और कैसे आपको ये इंफॉर्मेशन मांगनी है आरबीआई से आरटीआई थ्रू, वो हम देखेंगे। आरटीआई कैसे फाइल करना है। और दूसरा एक इशू है कि यहाँ पर दो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट ने मुझे कांटेक्ट किया था कि उनके जो मार्क्स है वो एग्जैक्टली कट ऑफ मार्क्स, इतने मार्क्स उनको हैं, लेकिन स्टिल उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ऐसा कैसे हो गया? तो ये दोनों एस्पेक्ट हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको रिजल्ट रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूंगा। तो चलो यहाँ पे अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये आप ये कट ऑफ देखिए, 229 ये जनरल का कट ऑफ है। और इस बार क्या है ना, इंटरव्यू के मार्क्स अगर आप एवरेज मार्क देखेंगे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो कम आएंगे। जितने मैंने लोगों के मार्क्स देखे, मैक्सिमम लोगों को ना जो सेलेक्ट हुए हैं 50 to 60 के बीच में मार्क्स है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो 25 से 40 के आसपास ज़्यादा लोगों के मार्क्स हैं। ठीक है, और ये कैटेगरी के अलग अलग कट ऑफ है। तो मैं आपको एक जेनरिक एग्जाम्पल देके बताऊंगा। और यहाँ पर मैं देखो इंटरव्यू के मार्क्स प्रेडिक्ट करना और ये भी मार्क्स प्रेडिक्ट करना, क्योंकि देखो 200 मार्क का जो एग्जाम है 300 में से वो सब्जेक्टिव है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो इवेल्यूएशन वहाँ पे कैसे भी हो सकता है, मतलब अगर आप सेम पेपर 10 लोगों को देंगे तो आपको सारे डिफरेंट मार्क मिलेंगे। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप का या सब्जेक्टिव एग्जाम में कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। स्टिल मैंने यहाँ पे जो प्रेडिक्ट करने का काम किया था एग्जैक्टली सेम आया है। एंड इंटरव्यू का 6-7 मार्क्स से मिस हो गया है, क्योंकि वो आपको पता है इंटरव्यू में नया बोर्ड आया है तो मुझे इनका अंदाजा नहीं था कैसे मार्क देते। स्टिल मैंने जो प्रयास किया है मैं उससे खुश हूँ। एटलीस्ट फेस टू का तो एग्जैक्टली आया है, मेंस का मिस हो गया, लेकिन चलता है, ऐसे होना भी चाहिए। नहीं तो लोग कहेंगे कि दोनों भी आपके सही आ गए, आपने कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन निकाला क्या। तो चलो अभी आगे देखते हैं कि ये सेम मार्क्स पे लोग कैसे हैं, कट ऑफ उनका सिलेक्शन क्यों नहीं है, वो हम देखते हैं। तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। ऐसा मान लीजिए कि एक एग्जाम है, वहां पे 10 पोस्ट है, 100 मार्क का एग्जाम है। ठीक है, और ये मान लीजिए 14 लोगों ने एग्जाम दिया, 14 लोगों ने एग्जाम दिया और उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर से लगा लिया। तो कट ऑफ मार्क क्या होता है, मीनिंग ऑफ कट ऑफ मार्क क्या है कि अगर मुझे 10 पोस्ट है तो मैं 10वें नंबर का जो स्टूडेंट है उसके मार्क, यानी कि कट ऑफ मार्क। तो ये मार्क्स मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लिए। तो मुझे कितने लोग चाहिए, 10 लोग चाहिए। तो 10 लोग चाहिए, यानी कि 10वां वाला जो स्टूडेंट है इसका जो मार्क होता है वो हो गया ये एग्जाम का कट ऑफ 84। अभी कट ऑफ बन गया और ये लोगों का सिलेक्शन हो गया। लेकिन अभी 84 पे और भी लोग हैं, 84 पे ये भी है, 84 पे ये भी है, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको 10 ही लोग चाहिए थे। अभी क्या होता है, जब आपके मार्क्स सेम हैं, सेम मार्क्स है, मान लीजिए अभी ये आप पकड़िए, यहाँ पे ये 50-50 यहाँ पे रिटर्न प्लस इंटरव्यू है, 50+50 मान लीजिए रिटर्न एग्जाम है, ये इंटरव्यू है। तो एग्जाम में, आरबीआई के एग्जाम में ये रूल है, अगर दोनों के मार्क्स सेम होते हैं, मान लीजिए दोनों के मार्क्स 84 है, इसके भी मार्क्स 84 है, इसके भी 84 है, तो यहाँ पर आपका जो फेज 2 का स्कोर है उसको वेटेज दिया जाएगा। यानी कि ये जो लड़का है 10वें नंबर वाला और 11वें नंबर वाला, इसका 84 मार्क्स 50+34 आया है, और इसका जो मार्क है वो 34+50 आया है। ये रिटर्न है, ये इंटरव्यू है, ये रिटर्न है, ये इंटरव्यू है। दोनों के मार्क्स सेम है, लेकिन जब इक्वल मार्क्स आते हैं तो रिटर्न के एग्जाम को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। तो इसलिए ये जो है 84 मार्क्स, इसका रैंक ज़्यादा है, इसका मार्क कम है। तो आरबीआई में भी ऐसे होता है, उन्होंने बताया हुआ। मान लीजिए दोनों भी सेम हैं, तो फिर इंटरव्यू के मार्क्स देखेंगे या फिर उस एज देखेंगे, एज देखेंगे, जिसका एज ज़्यादा होता है। मुझे याद है 2017 में मेरा स्टूडेंट ऑल इंडिया बनाया था, फर्स्ट रैंक आया था उसका, जेन्युइन स्टूडेंट था, 2 बार उन्होंने ज्वाइन किया था मेरा कोर्स। तो हुआ क्या था, उसके मार्क्स और दूसरे लड़के के मार्क्स सेम थे। मेरा जो स्टूडेंट था उसका एज था 29 के आसपास, और दूसरा लड़का यंगर था, उसका 22 एज था सिर्फ। दोनों के मार्क्स सेम थे, लेकिन यहाँ पे रूल ये होता है, उनके ना रिटर्न के मार्क्स भी सेम थे। मान लीजिए उनके ये ऐसा 84 है, मान लीजिए 50 40+40 एंड 40+40, ऐसे टॉपर के मान लीजिए दोनों के सेम है, रिटर्न में भी सेम, इंटरव्यू में भी सेम। तो उस केस में एज जिसका ज़्यादा है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, उसके मार्क्स, उसका रैंक ज़्यादा आता है। तो आपको ये समझ गया अभी ये सिस्टम। तो ऐसे हुआ है इस बार, मुझे लगता है एक जनरल कैटेगरी में हुआ है आई थिंक, और एक ओबीसी में हुआ है। ये अभी मुझे इतना पता है, एक तो एक के मार्कशीट मैंने देखी है और दूसरे का किसी ने मुझे बताया था कि सर ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये मुझे लगता है ये डाउट अभी आपको नहीं रहेगा कि ऐसा कैसे हो गया कि सेम मार्क्स पे कट ऑफ पे मार्क है लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। ये मैंने आपका लॉजिक यहाँ पे बता दिया। अभी आते हैं आरटीआई पे। तो आरटीआई की वेबसाइट है rti.online.gov.in। यहाँ पे जाना है आपको, पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये पेज आप ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है सबमिट रिक्वेस्ट। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद, आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से ओपन होगा आपका।
यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। फिर सर्च पब्लिक अथॉरिटी, यहाँ पे आपको जैसे मैंने रिजर्व डाल दिया तो ये आ गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड एंड आरबीआई इंडिया। आपको ये सेलेक्ट करना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको ऐसा ओपन हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये ऑटोमेटिक आ जाता है, ये जो है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, ये दो ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये आगे जाते हैं। अब ये आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप बीपीएल के अंडर हो, अगर आप बीपीएल के अंडर हो तो एक सर्टिफिकेट होता है वो आप लगाएंगे तो आपको 10 रुपये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। 10 रुपये होता है एक लिए, ये आपकी नेशनलिटी। यहाँ पे आपको आपकी क्वेरी टाइप करनी है, ठीक है। और एक याद रखना है, बहुत लोग उनको आरटीआई का मीनिंग ही पता नहीं। आरटीआई यानी कि इंफॉर्मेशन यानी कि माहिती, ठीक है। इंफॉर्मेशन जानकारी, करेक्ट। इंफॉर्मेशन का मतलब है, जैसे मैं अगर आपको पूछूंगा, अगर हम नोट डाउन करते हैं कि कल आपने क्या खाया, तो आपने नोट डाउन करेंगे, आप रजिस्टर में देखेंगे कि चलो कल मैंने यहाँ पर पनीर की सब्जी खाई, तो ये जवाब मिल जाएगा। लेकिन आप कल क्या खाएंगे ये नहीं पता चलेगा। यानी कि जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है वो दी जाएगी। सर आरबीआई का एग्जाम कब होगा, सर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मुझे कम मार्क्स कम कैसे मिले, हाउ एंड वाई का जवाब यहाँ पे नहीं मिलता, ये आपको पहले जान लेना है। आपको इंफॉर्मेशन पूछनी है, यहाँ पे कितनी भी इंफॉर्मेशन आप पूछ सकते हैं। क्या पूछना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि सर माई नेम इज दिस, आई बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, आई हैव गॉट so many marks. Now tell me how many candidates who have not got selected and who have scored more than my marks. Please give me the names of such candidates and their marks. क्या करना है, आपको ये सोचना है कि ये इंफॉर्मेशन उनके पास रहेगी, बस वो आपको पूछनी है। ऐसा कैसे किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, आप क्या करेंगे, ऐसे का जवाब वो नहीं देते। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछना है। वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या है, बहुत सिंपल है, यानी कि जो लोगों का सिलेक्शन हो गया वो हो गया। आपको पूछना है आपके कैटेगरी में, तो अलग अलग पूछिए, जनरल भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है। कि सर मुझे 220 मार्क हैं, तो मुझे ये जानना है हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव स्कोर्ड 220, क्योंकि 220 पे भी हो सकते हैं। अगर आप पूछेंगे अबो देन मी तो फिर वो फंस जाएंगे आप। आपको क्या करना है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव गॉट और सिक्योर्ड 220 मार्क्स एंड अबव एंड हु हैव नॉट गॉट सेलेक्टेड। यानी कि इसका मतलब है आपको और आपके इतने मार्क अगर किसी के हैं या आपसे ज़्यादा मार्क्स किसी के हैं तो उनकी लिस्ट मुझे दीजिए। इस तरीके से पूछना है। और आप जनरल भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे आपके कैटेगरी का पूछ लीजिए, आप जनरल का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछना है, और यहाँ पर आप कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा पूछ सकते हैं यहाँ पे कि सर ऐसा क्वेश्चन एक सब लोग पूछ लो कि सर अब ये वेटिंग लिस्ट है, तो ये वेटिंग लिस्ट कब तक वैलिड होती है, ये पूछिए। आप ये पूछिए यहाँ पे कि जैसे अगर अभी 222 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो मान लीजिए कोई एक, ये सारे के सारे ज्वाइन करते हैं 222, और किसी ने 4 महीने के बाद जॉब रिजाइन कर दिया, यूपीएससी ज्वाइन किया, तो क्या उस जगह पे वेटिंग लिस्ट में से किसी को बुलाया जाएगा कि नहीं जाएगा, और ये कब तक बुलाया जाएगा, और हमें इसके बारे में अपडेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको क्या पूछना है, आपको इंफॉर्मेशन पूछनी है इस तरह। और कितना भी पूछिए, ये याद रख, हाउ एंड वाई बिल्कुल यूज नहीं करना है, ठीक है। हाउ एंड वाई यहाँ पे यूज नहीं करना है। और बाकी लोगों को भी अगर कोई आरटीआई का पूछना है, आप पूछिए कि प्लीज गिव द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। उनके पास इंफॉर्मेशन होगी तो पूछने में क्या जाता है, पूछ लीजिए। प्लीज गिव द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर एज कितना है इनकी इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो रहेगा ना, उनके पास बायोडाटा में रहेगा, पूछ लीजिए। हाँ कहेंगे, नहीं तो ना कहेंगे। अब ये अगर पूछना है, आप ये पूछ लीजिए कि आज के डेट में व्हाट इज द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स, हाउ मेनी पोस्ट आर वैकेंट, ठीक है। वाई नहीं पूछना है, ठीक है। वाई हमें यहाँ पे नहीं पूछना, वाई नहीं पूछना, हाउ भी नहीं पूछना है। हाउ भी नहीं, ये तो फैक्चुअल हो गया, ऐसे कैसे हो गया, हाउ यू हैव गिवन लेस मार्क्स टू मी, ऐसे नहीं पूछना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछने। आप ये भी पूछ सकते हो कि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है उसका इवेल्यूशन कैसे होता है, हु चेक्स द descriptive paper, whether the descriptive papers are checked by human or some artificial intelligence or some software। इस तरीके से आपको जितने चाहे क्वेश्चन पूछ लीजिए, बस यहाँ पे ये सिंबल का यूज मत कीजिए, अदरवाइज वो लेगा नहीं। यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है फाइल करने में, आसान नहीं है ये, ठीक है। ये भी मेरे फ्रेंड का है, वो अलग अलग वो आरटीआई एक्टिविस्ट है, वो करते, तो वहाँ से मैंने ये लिया हुआ। तो इस तरीके से आपको पूछना है
और आप जितने चाहे उतने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नंबर 1 दीजिए, 2 ऐसा करके 10 क्वेश्चन पूछिए और इन्फॉर्मेशन पूछिए कि जो देख के आपको बताएंगे। तो ये 2 चीज़ें जो है कट ऑफ के बारे में, कैसे आरटीआई से आपको मांगना है, और दूसरा वो एक कट ऑफ पे सेम लोग आ गए, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ उस तरीके से। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ये जो कोई बता नहीं सकता कितने लोगों को बुलाएंगे, ये डिपेंड है, अगर कोई छोड़ेगा तो कोई बुलाएगा ना। अगर मान लीजिए 222 के 22 लोग ज्वाइन करते हैं और कोई छोड़ेगा नहीं तो किसी को नहीं बुलाएगा। तो अजय मैं पिछले 8-10 साल से देख रहा हूँ, मिनिमम 5 लोगों को बुलाया गया है एंड मैक्सिमम 15 को भी बुलाया गया है। ठीक है, वो डिपेंड होता है यूपीएससी का रिजल्ट कब लगेगा। अभी कुछ लोगों का सिलेक्शन आईआरडी में भी हुआ है, आरबीआई में भी हुआ है। अगर मान लीजिए कोई हैदराबाद से है तो उसके लिए आईआरडी अच्छा है, वो क्यों जाएगा आरबीआई में, क्योंकि आरबीआई में प्रमोशन स्लो है, आईआरडी में फास्ट है। कुछ लोग सेबी भी प्रेफर करते हैं, आई थिंक सेबी के 2-3 लोग हैं, वो भी सोचेंगे कि यार अगर 2 साल में मैं मैनेजर बन जाऊंगा तो यहाँ पे जाना ही नहीं जाना है। ऐसे भी लोग होते हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है 5-6 तो मिनिमम होते ही होते हैं और 10-15 भी नंबर जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।